ओके, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट टेस्ट 1 का क्वेश्चन बैंक, सी प्रोग्रामिंग, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का, है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक मैंने यहाँ पे ओपन किया है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, फिर चैप्टर नंबर 2 में भी 2 मार्क के और कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो। तो काफ़ी कुछ है। चलो, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इजी। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं हम लोग। रेडी? जहाँ पे थ्योरी होगा नोट्स शेयर करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या करना है। सबसे पहला एल्गोरिथम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे राइट एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द टर्म एल्गोरिथम, फिर क्या लिखा है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बाद में देखते हैं, पहले एल्गोरिथम के ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रेडी? तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म एल्गोरिथम 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या है अपने नोट्स में। Algorithm is an English language representation of the sequence of steps to be executed to perform a given task। मतलब जिस टास्क के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो उस टास्क को आपको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है और उन स्टेप्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। बस उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यस और नो? सो ये डेफिनेशन होगा एल्गोरिथम का। और एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है, सो वी हैव अ सिंपल एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे एल्गोरिथम है टू ऐड 2 नंबर। सिंपल एल्गोरिथम में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेशन लिखना और एग्जाम्पल लिख लेना। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, लास्ट स्टेप आपको स्टॉप लिखना है। 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो इनपुट वैल्यूज ऑफ 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ए एंड, तो 2 वेरिएबल्स का वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया, 2 नंबर्स को हमने एक्सेप्ट किया फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कैलकुलेट दी एडिशन। एडिशन कैलकुलेट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे अनदर वेरिएबल सी में, मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा तो ए और बी को ऐड करके उसका आंसर सी में स्टोर करेंगे। एंड लास्ट में डिस्प्ले, है ना, हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ एडिशन इज इक्वल टू %d, c, है ना। तो ये सिंपल एग्जांपल है एल्गोरिथम का। तो मेरे ख्याल से एल्गोरिथम क्या होता है समझ में आ गया। फिर उन्हें क्वेश्चन में पूछा है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ऐसा भी क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पे, राइट, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। देखो मेरे नोट्स में क्या एडवांटेजेस दिए। देयर आर 5 एडवांटेजेस वी हैव। 2 मार्क के लिए इतना लिखोगे तो सफिशिएंट है। इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम व्हिच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल, मतलब एल्गोरिथम से प्रोग्राम समझना इजी हो जाता है। यूज ऑफ एल्गोरिथम विल मेक द प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड मोर, मतलब अगर आप एल्गोरिथम यूज करके प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे ज़्यादा। आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें एरर्स ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा इफिशिएंट और कंसिस्टेंट होगा। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप एल्गोरिथम लिखते हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो। यस और नो? क्लियर? तो आपने प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज क्या मैटर नहीं करता है। आप प्रोग्राम सी में लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, एल्गोरिथम रिमेन्स सेम। Yes or no? So it is not dependent on any programming language। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एल्गोरिथम डिपेंड नहीं होता। तो सेम एल्गोरिथम यूज करके आप डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हो। क्लियर? By using algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps. Hence, it is easier for programmer to convert it into, हाँ, मतलब कोडिंग, प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास स्टेप्स है। तो आपको सिंपली एल्गोरिथम को रेफर करके yes or no प्रोग्रामिंग करना है। एल्गोरिथम को ही आपको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। Algorithms are often reusable in many different situation। मतलब अगर आपने किसी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा है तो उसी एल्गोरिथम को आप दूसरे किसी बड़े प्रोग्राम में वापस यूज कर सकते हो। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं आपके, रीयूजेबल होते हैं। यस और नो? तो ये कुछ एडवांटेजेस है किसके, एल्गोरिथम के। एक्सप्लेन द टर्म फ्लो चार्ट। अभी एल्गोरिथम के बाद थोड़ा फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो नोट्स में एल्गोरिथम के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर फ्लो चार्ट के बारे में बातचीत की है। हाँ, तो ये फ्लो चार्ट के बारे में आ गया। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट इज मतलब पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है, एल्गोरिथम लिखने के बाद फिर एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। समझा? यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऐसा पिक्चर फॉर्म में हम लोग एल्गोरिथम को लिखते हैं। क्लियर? डिफरेंट सिंबल्स यूज करके, उसी को क्या कहते हैं बेटा, फ्लो चार्ट कहते हैं। थोड़ा फ्लो चार्ट जो होता है वो एल्गोरिथम से समझने में इजी होता है क्योंकि डायग्राम्स वगैरह हम लोग जल्दी समझ जाते हैं ना।
थ्योरी से थोड़ा डायग्राम ज़्यादा अच्छा होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फ्लो चार्ट गिव्स अ वेरी नाइस आइडिया ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे आपके स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, क्या होगा प्रोग्राम का फ्लो, ये आपको आराम से समझ में आता है फ्लो चार्ट से। Yes or no? In the flow chart, each step is represented by a symbol. अभी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो ज्यादा डिटेल में मत जाओ, तो हर स्टेप को सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में। एंड फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक टुगेदर, सारे सिंबल एक दूसरे के साथ क्या किए जाते हैं, लिंक किए जाते हैं, राइट, टू शो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। और ये कुछ स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स है, जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड हम लोग ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो जो होता है वो कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए, प्रोग्राम का फ्लो एक्सप्लेन करने के लिए एरो यूज किया जाता है। इनपुट आउटपुट मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज करेंगे। प्रोसेस, कोई भी अरिथमेटिक प्रोसेस हो, लॉजिकल प्रोसेस हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल। एंड डिसीजन, जहां पे कंडीशन आता है, जैसे इफ एल्स आप पढ़ते हो, तो जहां पे कंडीशन आता है वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, डायमंड यूज करते हैं। समझा आपको? सो फ्लो चार्ट का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यस और नो? तो यहाँ पे फ्लो चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। और कोई क्वेश्चन फ्लो चार्ट के ऊपर? हाँ, यहाँ पे देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल फ्लो चार्ट, तो वो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया, यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल स्लैश रेक्टेंगल, मतलब किसी भी एक का आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो हम लोग सर्कल का कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो पहले हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है हमें, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया है हमारे बैच में, बस ये क्वेश्चन बैंक हम लोग अभी वापस थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वेरिएबल्स लगेंगे। सर्कल का एरिया जो होता है वो पॉइंट में आता है, क्योंकि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3 पॉइंट। तो जो भी आप कैलकुलेशन करोगे पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम लोग फ्लोट यूज करने वाले, क्या, रेडियस के लिए आर और एरिया के लिए ए। रेडियस हम लोग यूजर से लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, यूजर को मैसेज करेंगे डबल कोट स्लैश एन, एंटर रेडियस। यूजर को हम लोग मैसेज क्या करेंगे, बोलो बेटा एंटर रेडियस को एंटर करेगा, बोलो परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ आर। तो रेडियस एक्सेप्ट कर लिया। रेडियस एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 3.14 मतलब पाई आर स्क्वायर को हम लोग सिंपली आर इंटू आर लिख लेंगे। एरिया कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स प्रिंट मतलब डिस्प्ले द एरिया, बोलो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू परसेंट एफ कॉमा ए। तो इस प्रकार से आप एरिया डिस्प्ले कर दोगे। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले एंटर रेडियस ऐसा मैसेज आएगा, आपने सपोज 1 डाला तो क्या आएगा एरिया मेरा, हाँ 3.14 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 3.14 ही आएगा। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या आया, 3. बस आपको भी क्वेश्चन बैंक में उन्होंने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखने के लिए बोला है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखने के लिए पहले आपका प्रोग्राम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे ही मैं इसका एल्गोरिदम लिखूंगा और यहाँ पे ही मैं इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगा। पहले वीडियो पॉज करके एक बार प्रोग्राम समझ लो, इफ पॉसिबल नोट डाउन कर लो। चलो लिखते हैं इसका एल्गोरिदम यहाँ पे फटाफट। सबसे पहला स्टेप हमेशा आपको लिखना है स्टार्ट। स्टार्ट करके रुक मत जाना, ठीक है। स्टार्ट लिख के आगे यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए कितने, तो मैं आप लिखता हूँ डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। कीप इट सिंपल, डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। अगर आपको लिखना है नाम तो नाम भी लिख सकते हो आप, ओके। थर्ड स्टेप, हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है, बराबर है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले, बोलो डिस्प्ले मैसेज। क्या मैसेज आप डिस्प्ले कर रहे हो, एंटर रेडियस, ऐसा आपने मैसेज डिस्प्ले किया। डिस्प्ले मतलब आउटपुट किया आपने। फोर्थ स्टेप, एक्सेप्ट वैल्यू, किसमें, किस वेरिएबल में, इन आर वेरिएबल, यस और नो, मतलब रेडियस आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्कैन एफ। फिर फिफ्थ स्टेप आप क्या लिखोगे, कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया, देखो अलग अलग स्टूडेंट का थोड़ा तरीका अलग अलग हो सकता है लिखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट एरिया, फिर डिस्प्ले एरिया, एरिया को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया।
उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे कोड को, क्या करेंगे? तो ये सिंपल इसका अल्गोरिदम हो गया। नाउ लेट्स ड्रॉ द फ्लो चार्ट। इन्हीं स्टेप्स को भी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रेडी एवरीवन? सबसे पहले क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट को हम लोग ओवल शेप देंगे। डिक्लेयर, डिक्लेरेशन एक प्रोसेस है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं? यस, डिक्लेरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल। सो लेट्स हैव अ रेक्टेंगल। वेरी गुड, डिक्लेयर क्या कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपको? ओके, मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो आप, मतलब आउटपुट ना? हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज। कौन सा मैसेज है वो भी आप लिख सकते हो, एंटर। तो वही चीज है जो एल्गोरिथम में, वही लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। यस, एंटर रेडियस। उसके बाद एक्सेप्ट। सर एक्सेप्ट मतलब इनपुट, इनपुट हो या फिर आउटपुट हो, हमें क्या यूज करना है? पैरेललोग्राम। बोलो एक्सेप्ट रेडियस। यस और नो? रेडियस को एक्सेप्ट करने के बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस, मतलब रेक्टेंगल। तो ये आ गया रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है बेटा? फिर डिस्प्ले कर रहे हो आप एरिया को, डिस्प्ले मतलब आउटपुट, तो फिर से क्या आएगा? पैरेललोग्राम। तो डिस्प्ले एरिया ये आएगा आपका पैरेललोग्राम में। यस, एंड लास्ट में ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप। सो दिस इज द फ्लो चार्ट और ये आपका एल्गोरिदम। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है एल्गोरिदम एनालिसिस के ऊपर। ओके, थोड़ा ये एडवांस पार्ट है जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो एक्चुअली। और डेटा स्ट्रक्चर करके एक सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। ओके, मैं ही पढ़ाऊंगा, ये मेरा नेक्स्ट थर्ड सेम का नोट्स है, लेकिन चलो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई टेंशन नहीं। 2 मार्क का क्वेश्चन है एल्गोरिदम एनालिसिस का। तो ये एल्गोरिदम एनालिसिस होता क्या है देख लो। एल्गोरिदम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी। यस और नो? एल्गोरिदम एनालिसिस मतलब एल्गोरिदम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस, और एल्गोरिदम को जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इधर देखो लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा मतलब जो भी आपने एल्गोरिदम लिखा है उसे एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसको स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी, मतलब कितना स्पेस लगेगा। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम और स्पेस। तो इन 2 फैक्टर के ऊपर हम लोग एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं। कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम फास्ट है, कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये सब हमें इससे पता चलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। समझा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द इनपुट size of the input given of the given problem which determines how much running time, how much algorithm run होने के लिए कितना टाइम लगेगा, and memory space is needed by the algorithm in order to run to completion। मतलब algorithm पूरा completely रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना मेमोरी स्पेस लगेगा। yes or no? Is that clear? ये हम लोग पता करते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस में। सो एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम रिक्वायर्स 2 मेन कंसिडरेशन। वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दूसरा क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में 1 लाइन लिख लो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में 1 लाइन लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोज रिलेटिव टू साइज ऑफ इट्स इनपुट डेटा। मतलब जैसे किसी एल्गोरिथम को हम लोग इनपुट देना चालू करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कैसे बढ़ेगा, वो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक करते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लिखा है सर? यस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट एंड। तो ये 2 लाइन लिख लेना। ये आपका एल्गोरिथम एनालिसिस का मेरे ख्याल से पार्ट कंप्लीट हो गया। हेलो एवरीवन, मेरे साथ हमारा स्टूडेंट है अनिकेत पाटिल, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का स्टूडेंट है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का। इसके बारे में बताना है मुझे। 10th में ही स्कोर्ड 95%, मतलब बहुत अच्छा उसने स्कोर किया। और उसका पहले से डिसाइडेड था कि 10 में मुझे अच्छा स्कोर करना है और डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, ये पहले से प्री प्लान था। तो डिप्लोमा में एडमिशन लिया, मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया था। एंड नाउ ही स्कोर्ड 94% इन हिज फर्स्ट सेमेस्टर।
जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर। क्यों? क्योंकि टाइम कम रहता है, कॉलेज अगस्त में चालू होता है और दिसंबर में एकदम जल्दी से 2-3 महीने में एग्जाम आ जाता है। नए सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर बुक्स अवेलेबल नहीं होते, डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उसने बहुत अच्छा 94% स्कोर किया, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैथ्स में थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैथ्स में स्कोर 98 आउट ऑफ 100, 1-2 मार्क शायद थोड़ा कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा। अदरवाइज यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ था, उसको 30 आउट ऑफ 30 था दोनों यूनिट टेस्ट में। फाइनल एग्जाम में थोड़ा 1-2 मार्क्स का आगे पीछे होगा, तो मैथ्स में भी मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100। मुझे तो पूरा एक्सपेक्टेशन था कि मिलेगा उसको, लेकिन चलो 98 में भी मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनिकेत। थैंक यू सर। तो अनिकेत, जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं गणेश एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ। गणेश सर और ऑल द टीचर्स जो भी इधर पढ़ा चुके हैं, उनके सपोर्ट और उनके बैकिंग की वजह से ही ये सब रिजल्ट आ पाया है। मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंकफुल रहूँगा और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और स्पेशली थैंक्स टू गणेश सर फॉर टीचिंग मैथ्स इन सच अ वे कि सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए थे। और यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को हम जब कर रहे हैं तो अगर हम उस पर पूरा मन लगा के करते हैं तो बेशक हम अपना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू सर वंस अगेन। यस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अभी कुछ और क्वेश्चंस। व्हाट इज कीवर्ड लिखा है, डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि ये मैंने डिफाइन करना चाहिए, टोकन। टोकन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यूनिट टेस्ट तो ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में भी ये डेफिनेशन जो है वो पूछे जाते हैं, बरोबर। मैं आपको हर बार एग्जाम के पहले कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, इस बार भी आपको एग्जाम के पहले कुछ क्वेश्चन दूंगा। कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं? सेमिस्टर। अभी तो क्वेश्चन बैंक है यूनिट टेस्ट के, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक कॉलेज वाले नहीं देंगे, तो मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक दूंगा, परफेक्ट क्वेश्चन बैंक दूंगा। और लिटरली अभी जो एग्जाम हुआ लास्ट, अभी जो एग्जाम हुआ सी प्रोग्रामिंग का भी केटी पेपर हुआ ना, अभी आपका रेगुलर बैच है, इसके पहले कौन सा पेपर हुआ? पूरा क्वेश्चन बैंक से जो मैंने क्वेश्चन दिए थे 100% पूरा पेपर उस क्वेश्चन बैंक से आया, समझा गया? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में तो आ ही सकता है और फाइनल में भी आ सकता है। टोकन, ऑपरेटर, आइडेंटिफायरिंग का डेफिनेशन। तो चलो पहले टोकन का डेफिनेशन देखते हैं क्या है, व्हाट इज टोकन। नोट्स में मैंने पूरा डिटेल थ्योरी दिया है, दूसरा कोई बुक रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है, नोट्स में सब कुछ है। सर टोकन का डेफिनेशन, अरे इतना ही है, एक लाइन भी नहीं है, आधा ही लाइन है। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन अ, बस ये टोकन का डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। यस और नो? और बाकी तुम लोग बोल बच्चन देना चाहे तो लिखो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? क्या लिखा है? ईच एंड एवरी पंक्चुएशन एंड वर्ड दैट यू कम अक्रॉस इन इज अ टोकन। मतलब जो भी आप सी प्रोग्राम लिखते हो, हर सी प्रोग्राम में कोई भी शब्द आप लिखते हो या फिर कोई भी पंक्चुएशन मार्क आप यूज करते हो, वो क्या है? टोकन्स मेनली जो होते हैं ना, ये कुछ से, इनको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, तुमको अच्छा लगे ना लगे, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? अरे हंसो मत। हाँ, पूरा पढ़। हाँ, के मतलब कीवर्ड, आई मतलब आइडेंटिफायर, एस मतलब स्ट्रिंग, ये एस मतलब स्पेशल सिंबल, सिंबल बोलो तो भी चलेगा खाली। हाँ, सी मतलब, ओ मतलब, समझा? तो 7 के 7 टोकन जिंदगी में नहीं, 7 नहीं 6 के 6 टोकन तुम लोग कभी नहीं बोलोगे, ये कीवर्ड है छोटा सा, याद रखने के लिए, याद रहेगा? ये तो टोकन क्या होता है समझ में आया। और क्या डेफिनेशन पूछा है इसमें उन्होंने? ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। और शायद ऊपर कीवर्ड भी पूछा है ना, ये देखो व्हाट इज कीवर्ड, ये देखो व्हाट इज कीवर्ड है ना। फिर ये भी पूछा है ना, डिफाइन वेरिएबल, कांस्टेंट। तो कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, ये सब देख लेते फटाफट। चलो कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड आ रहा है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड और, बस सिंपल, छोटू सा डेफिनेशन, बराबर है? क्लियर?
वही फिर बाद में थोड़ा सा और लिखा रहेगा एक्स्ट्रा, सिंस द कीवर्ड्स आर बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स दैट द कंपाइलर यूज, thus we cannot use them as, तो कीवर्ड आप वेरिएबल्स के नाम के लिए यूज, ओके ये पॉइंट लिख लेना आप एग्जाम में। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 32 कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है, और वो कौन से है 32 के 32 कीवर्ड्स का पूरा टेबल दिया है नोट्स में, मैंने कीवर्ड दिया है और उनका आगे यूज भी दिया है, बरोबर, यस एकदम परफेक्ट। तो कीवर्ड समझा क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड जो होते हैं उनको कीवर्ड बोलते हैं। फिर क्या है बेटा, ओके आइडेंटिफायर में पहले एक्सप्लेन करता हूँ बाद में पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी का नाम लिया है कि नहीं, मैंने बोला अभी किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, वीडियो चालू है, सब मैंने इसका नाम लिया और बोला स्टैंड अप, है ना, है कि नहीं, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ उसका नाम लिया और बोला स्टैंड अप, तो वो खड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके नाम से हम उसको पहचानते हैं, उसका जो आइडेंटिटी है उसके नाम से है, यस और नो। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम, यस और नो। अभी आप जितने भी वेरिएबल्स बनाओगे, एरेज बनाओगे, फंक्शंस बनाओगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, कॉन्स्टेंट्स बनाओगे, कुछ ना कुछ नाम दोगे ना उन्हें, है कि नहीं, उन्हीं को क्या बोलते हैं। सो आइडेंटिफायर मतलब क्या, these are used to name, yes used to name, समझा, वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इन सबको नाम देने के लिए बराबर आप क्या यूज करते हो, आइडेंटिफायर यूज करते हो, समझा क्या, क्लियर। आइडेंटिफायर को यूजर डिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या आइडेंटिफायर कीवर्ड हो सकता है, कीवर्ड को आप एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, नहीं, कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, उन्हें आप आइडेंटिफायर के जैसे यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर जो होता है तुम्हारा, उसके काफी सारे रूल्स वगैरह नोट्स में एकदम डिटेल में दिए हैं, मतलब आइडेंटिफायर कैसे होता है, क्या होता है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट में अगर पूछा है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके रूल्स वगैरह सब कुछ दिया है नोट्स में। फिर मेरे ख्याल से कांस्टेंट और वेरिएबल भी आपको पूछा था ना, ओके कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू गिवन टू अ दैट डज नॉट चेंज थ्रू आउट दी प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या है, एक वैल्यू जो हमने वेरिएबल को दिया है जो पूरे प्रोग्राम में चेंज होने वाला नहीं है, यस और नो, क्लियर। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कैसे कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपको पाई कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो आप लिखोगे फ्लोट, क्या लिखोगे, पाई के लिए मैं पी आई लिखता हूँ और ऐसा लिखता हूँ 3 अगर ऐसा आप लिखोगे तो पाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, लेकिन मुझे पाई नाम का क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जिस कीवर्ड का नाम क्या है, कॉन्स्ट, CONST, यहाँ पे देखो लिखा है कॉन्स्ट कीवर्ड। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, तो ये पूरा स्मॉल है, अंडरस्टूड। तो ये पाई क्या बनेगा, यस पाई तुम्हारा एक कांस्टेंट डिक्लेयर होगा और पाई का वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा, 3.14 चेंज होगा, समझ में आया अच्छे से आपको। तो कांस्टेंट समझ में आ गया, क्लियर। अभी कांस्टेंट के बाद आपको क्या पूछा है, वेरिएबल पूछा है ना, यस और नो। सर वेरिएबल का डेफिनेशन क्या लिखना है, देखो कांस्टेंट का आ गया तो डेफिनेशन वेरिएबल का भी आ जाएगा, यस और नो। वेरिएबल का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल, variable is name given to a, बोलो, memory location, name given to a memory location, right। जब मैं ऐसा लिखता हूं int a, तो ये a क्या है, वेरिएबल। तो जब आप int a लिखते हो तो int a लिखते हो तो क्या होता है, what happens, मेमोरी में बोलो, मेमोरी में कुछ जगह, अभी कितनी जगह, इंट है ना 2 बाइट्स, कितना बाइट्स, ये एक बॉक्स होता है 1 बाइट का, तो कितना बॉक्स मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को। तो इन 2 बॉक्स को, मतलब ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को क्या नाम दिया हमने, सो वी हैव गिवन अ नेम टू मेमोरी लोकेशंस, यस और नो। और इसी नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल, क्या बोलते हैं, और वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है,
कांस्टेंट का वैल्यू चेंज, यस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, यस और नो। ये इंट ए क्या है, वेरिएबल, इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ए का वैल्यू आप 10 लिखो, बाद में अगर आपको लगा तो ए का वैल्यू आप चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तो वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स आर नथिंग बट नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशंस। और एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना, क्या लिखोगे, यस और नो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज, नहीं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट का चेंज नहीं होता है, वेरिएबल का चेंज, समझा क्या? थोड़ा मैथ्स के जैसे रिलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब यहाँ पे डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद सिंटैक्स एंड क्या लिखा है, एग्जाम्पल। तो सिंटैक्स और एग्जाम्पल आपको लिखना है, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, आप लिखोगे डेटा टाइप, क्या लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, वेरिएबल नेम, और आप क्या दोगे, सेमीकोलन दोगे। यस और नो, जल्दी बोलो। यस, ये किसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, पहले कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा, फिर डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप आपका इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल नेम की जगह पे मैं कांस्टेंट नेम लिखूं, क्या, कांस्टेंट का नाम। और हमेशा जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो ना, तब उसका वैल्यू भी आपको फिक्स करना पड़ता है। वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स किया है क्या, वो तुम लोग बाद में भी कर सकते हो, है ना। जैसे पहले इंट ए लिखा, बाद में ए को क्या दिया, 20, बाद में चलेगा। लेकिन कांस्टेंट का ऐसा नहीं, कांस्टेंट को जब आप डिक्लेयर करते हो तभी उसको वैल्यू देना पड़ता है, समझा क्या। और ये वैल्यू हमेशा कैसा रहता है, तो ऐसा मैं लिखता हूँ फिक्स्ड वैल्यू। तो ये हो गया कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, ये हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। समझ में आया आपको। एग्जाम्पल लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल लिखते हैं, बोलो, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। इसका बोलो इंट ए, बस, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया आपका आंसर रेडी। और क्या बोला इधर, टोकन डिस्कस कर लिया, आइडेंटिफायर हो गया। हाँ, ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस करना है। ओके, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करो, फिर ऑपरेटर और डेटा टाइप्स विद स्टोरेज साइज। चलो ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स इन सी आर द स्पेशल सिंबल्स दैट वी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, मतलब डेटा नंबर्स, बरोबर। यहाँ पे लिखा है ऑपरेंड्स आर दोज डेटा ऑन विच वी अप्लाई ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप है, ये भी आप लिख सकते हो पेपर में। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर मतलब जो एक ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है, बाइनरी ऑपरेटर मतलब जो दो ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है, टर्नरी मतलब जो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ऑपरेटर क्या है, समझ में आ गया। फिर शायद डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ पूछा था, डेटा टाइप विथ स्टोरेज साइज। तो ये डेटा टाइप्स आ गए अपने नोट्स के, विथ स्टोरेज साइज। सो बेसिकली डेटा टाइप्स हमारे पास इंट, कैर, फ्लोट एंड वॉइड, 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। कितने, 4। इसमें से साइज की बात करें तो वॉइड का कोई साइज नहीं होता है, लेकिन फ्लोट, कैर और इंट का साइज होता है। तो आपको लिखना क्या क्या है, हाँ, इंट के 3 प्रकार लिखो, शॉर्ट 1 बाइट, ये 2 बाइट और ये 4 बाइट। ये मत लिखो, जाने दो, है ना, इतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है। कैरेक्टर सीधा इधर 1 बाइट लिखो, ये अनसाइन साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा, 1 बाइट लिख दो कैरेक्टर, है ना। फ्लोट, हाँ, फ्लोट जैसा वैसा लिखो एज इट इज, बस इतना आप लिखोगे काफी है, मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। ओके, क्वेश्चन है एक्सप्लेन अरिथमेटिक एंड, ओके, नोट्स में दिया है आंसर, देखो यहाँ पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने बहुत बार प्रोग्राम्स में यूज किए। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये एडिशन के लिए यूज होता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये क्वेश्चन देता है और ये रिमाइंडर देता है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज बाय 1, डिक्रीमेंट मतलब, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे ए और बी के 2 वैल्यूज ले लो और उसके ऊपर ऐसे आप अलग अलग ऑपरेशन करके दिखाओ रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ए 10 लिया बी, तो ए अपने प्लस ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है, तो प्लस लिखो ए और बी के बीच में, और क्या आएगा, ए और बी का प्लस क्या, तो
तो ऐसा टेबल बनाओगे तो 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अरिथमेटिक हो गए। फिर आपको लॉजिकल भी पूछा है ना, तो लॉजिकल देख लेते कहाँ पे। ये आ गए आपके कौन से ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 है, एंड, और, नॉट। ओके, ये ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करता है, कंडीशंस में नहीं यूज किया जाता है। सपोज ए ट्रू है और बी फॉल्स है, और आपने क्या लिखा है, एंड। तो एंड कैसे वर्क करता है, इफ ऑल दी ऑपरेंड्स आर ट्रू देन दी कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब अगर आप ऐसा लिखोगे ए एंड बी, अभी मुझे बताओ ए कैसा है आपका, ट्रू है, लेकिन बी कैसा है, तो ये ए एंड बी क्या आएगा, क्योंकि एंड में ट्रू कब आता है आंसर, ऑल ऑपरेंड, सारे ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए, तो आंसर ट्रू आएगा। और की बात करेंगे, और क्या बोलता है, इफ एनी वन ऑपरेंड इज देन कंडीशन बिकम्स, मतलब ए और बी आपने लिखा है, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नॉट, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट, उल्टा हो जाता है, रिवर्स मतलब उल्टा। मतलब देखो ए क्या है तुम्हारा, लेकिन अगर आप नॉट ए लिखोगे ना, ए ट्रू है तो नॉट ए उल्टा हो जाएगा, रिवर्स फॉल्स, समझा ना। तो ये कौन सा ऑपरेटर है आपके, लॉजिकल, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद एग्जांपल। चलो एग्जाम्पल, मैंने छोटा सा एकदम इजी सा प्रोग्राम लिखा है। एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज अ सिंपल सी प्रोग्राम, 2 वेरिएबल्स बनाए हैं ए और बी, ए को 10 दिया है, बी को 20। ओके, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों दिखाना है ना, तो मैंने ए को इंक्रीमेंट किया और बी को प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू क्या है 10, ए प्लस प्लस मतलब ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब ए का वैल्यू क्या बनेगा, तो जब आप डिस्प्ले करोगे आफ्टर इंक्रीमेंट तो 11 डिस्प्ले होगा, है ना। बी का 20 वैल्यू दिया है और आपने बी माइनस माइनस लिखा है, मतलब बी को डिक्रीमेंट किया, बी का वैल्यू क्या बनेगा, सो वैल्यू ऑफ बी आफ्टर डिक्रीमेंटिंग क्या आएगा, 19। समझा आपको। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क होते हैं आपको इस प्रोग्राम से समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। यस, अगला एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्मेटेड आईओ एंड ओपी। मतलब ये इनपुट आउटपुट, ऐसा मतलब इसके यहाँ पे आईपी होना चाहिए एक्चुअली, इनपुट एंड स्टेटमेंट विद एग्जांपल। मतलब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। इनपुट आउटपुट, यही आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है ना, प्रिंटफ, स्कैनफ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल इन सी, फॉर्मेटेड एंड, आपको कौन सा पूछा है, फॉर्मेटेड में 2 आते हैं, प्रिंटफ और दूसरा कौन सा आता है, तो आपको प्रिंटफ स्कैनफ एक्सप्लेन करना है। सिंपल है बहुत। प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा ऑन आउटपुट स्क्रीन, ये तो हमें पता है कि नहीं। अभी प्रिंटफ यूज करके आप सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो या फिर वैल्यू भी डिस्प्ले, सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो ऐसा लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसा आपने लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा। अगर वैल्यू भी डिस्प्ले करना है, टू प्रिंट वैल्यू, तो फिर हमें %d %f ऐसा लिखना पड़ता है ना। अरे बोलो ना, यस। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, लिखा है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब वो %d %f जो आप लिखते हो, है कि नहीं। और कॉमा देके हम लोग वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे, प्रिंट एफ %d, c। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं, यस और नो। ये अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हैं। इसमें से मेरे ख्याल से आपको पहले 3 तो अच्छे से पता है ना, %d इंटीजर, %f फ्लोट एंड %c कैरेक्टर। नेक्स्ट scanf। scanf फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। फंक्शन क्या है, मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, scanf फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब %c %d %f जो भी आप लिखोगे, कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखना पड़ता है, बरोबर। एग्जांपल देखो यहाँ पे, टू एक्सेप्ट अ इंटीजर टाइप वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, %d कॉमा एड्रेस ऑफ। तो इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेप्ट होगा किस वेरिएबल में, अगर आपको 2-3 वैल्यू एक्सेप्ट करने हैं तो भी पॉसिबल है।
देखो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो और एक, तो पहला जो वैल्यू आप एक्सेप्ट करो इंटीजर वो x में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इंटीजर वो y में, तीसरा जो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर रहे हो फ्लोट वो z में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना अच्छा लिखोगे आंसर तो मार्क्स तो मिलेंगे ही बेटा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर विद। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब कौन सा ऑपरेटर सीखा है हमने? टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ओके, नोट्स में देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आ गया, ये आ गया टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा? इसी को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्लियर? यूजिंग दिस ऑपरेटर, क्या लिखा है? यूजिंग दिस ऑपरेटर वुड रिक्वायर, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है इंग्लिश ना ये, ऐसा लिखो, दिस ऑपरेटर रिक्वायर्स टोटल 3 ऑपरेंड्स, ऐसा लिखो। हाँ, इतना डेंजर यूजिंग दिस, कुछ तो शायद मिस्टेक हुआ है। देयर इज ओनली वन टर्नरी ऑपरेटर इन सी, एक ही ऑपरेटर है टर्नरी, एक ही ऑपरेटर है टर्नरी। ओके, ये सॉन उसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया है, कंडीशन लिखते हैं जो आपका ऑपरेंड 1 होता है, क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 मतलब स्टेटमेंट 1, एक्सप्रेशन 2 मतलब स्टेटमेंट 2। सो वी हैव 3 ऑपरेंड्स, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3 ऑपरेंड्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 मतलब एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2। ये इफ एल्स की तरह ही है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, यस और नो, इट इज जस्ट लाइक इफ एल्स। तो जो इफ एल्स का प्रोग्राम है, हर इफ एल्स का प्रोग्राम आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करके लिख सकते हो, और हमने एक प्रोग्राम लिखा भी था। चलो और एक एग्जांपल शायद आपको बोला है ना, विद एग्जांपल, क्वेश्चन बैंक में बोला है क्या विद एग्जांपल? हाँ, विद एग्जांपल बोला है ना। तो चलो वीडियो पॉज करो, हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। तो ये यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल हमने लिखा है। ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंटर 2 नंबर्स, ए और बी में हमने 2 नंबर्स एक्सेप्ट किए। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ ए का वैल्यू है कुछ बोलो 10 और बी का वैल्यू है 20। यहाँ पे देखो ये टर्नरी ऑपरेटर है, जो डिफरेंट कलर में आपको दिख रहा है ना, दिस इज कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कोलन। ओके, कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1, कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2। बताओ ए ग्रेटर देन बी, ट्रू या फॉल्स? हाँ, ए ग्रेटर देन बी बोल रहा है, लेकिन वहां पे तो ए का वैल्यू छोटा दिख रहा है, तो कंडीशन फॉल्स है, मतलब क्या प्रिंट होगा? बी इज ग्रेटर। देखते हैं, रन किया, ए का वैल्यू 10 डाल दिया, बी का 20, तो क्या आ रहा है? बी इज। और अगर हम लोग ए का वैल्यू डाल दिया 100 और बी का 20 तो समझा आपको कंडीशनल ऑपरेटर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल विद एग्जांपल। तो देखो क्या एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या होता है एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे आप लिखते हो इंट ए, तो आपने क्या किया? ए को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को क्या किया? यस, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तब उसको वैल्यू असाइन किया जाता है क्या? वैल्यू इज नॉट असाइन, वैल्यू इज नॉट असाइन, उसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, उसके कहते हैं डिक्लेरेशन। जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ए को वैल्यू क्या दिया है, तो ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। क्या है बेटा? इनिशियलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन एंड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में ऐसा लिखते हैं इंट ए इक्वल टू, अभी जो आपने वैल्यू दिया ए का, ये पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा, चेंज होगा? ओके, रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब वैल्यू मिलेगा वेरिएबल को, किस फंक्शन के थ्रू? तो हर बार जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो आप। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में हम लोग अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल को। कंपाइल टाइम में ऐसा यहाँ पे आपने जो लिखा है वही वैल्यू, जितनी भी बार आप प्रोग्राम रन करोगे यही वैल्यू मिलेगा ए को। तो रन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो बाद में चेंज, लेकिन रन टाइम इनिशियलाइजेशन में आपकी जो मर्जी जो इच्छा आप वैल्यू डाल सकते हो वेरिएबल्स का। समझा मैंने क्या बताया? जैसे आपको याद होगा प्रीवियस प्रोग्राम में, देखो कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम देखा, उसमें ए का वैल्यू मैंने पहले 10 डाला था, बी का 20, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ए का वैल्यू क्या डाला? हाँ, रन टाइम था ना, वो स्कैनफ यूज किया था, तो हर बार मुझे जो मर्जी चाहिए वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।
चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 कमिंग सून। चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर लिया आज हमने इस क्वेश्चन में, लगभग कितना, 1 घंटा, 1 घंटे से कम ही बनाए वीडियो, अच्छी बात है। तो फर्स्ट चैप्टर के मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बैंक में है, एक्चुअली और भी काफी चीजें हैं जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, वो सारी आपको प्रिपेयर करनी है। और हमने नोटबुक में बैच में सब कुछ कवर किया अच्छे से, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह वगैरह। सेकेंड चैप्टर में देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक ये लूप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, स्विच केस, इफ एल्स, आगे शायद एरे के भी कुछ क्वेश्चंस है। तो जो सेकेंड सेशन होगा चैप्टर 2 चैप्टर 3 के ऊपर का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है नहीं। पहले आप ये वीडियो पूरा देखना फर्स्ट सेशन का, उसके बाद सेकंड सेशन थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, समझ में आएगा। और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो, जो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है सी, उन सबको शेयर करो। हमारी बस यही इच्छा है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए, है ना। यूनिट टेस्ट में भी पास हो गए तो फिर फाइनल एग्जाम में इजी हो जाता है पास होना, एवरेज अच्छा निकलता है ना, है कि नहीं। तो लोगों का तो कैलकुलेशन वैसा रहता है ना, यूनिट टेस्ट का पहले मार्क्स देखते फिर फाइनल का पढ़ाई करते, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी, राइट सी प्रोग्राम इट्स यूज। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स, नोट्स में सारे ऑपरेटर्स दिए, परफेक्ट मैंने निकाल के रखा है टाइम सेव करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स है कोई भी कंडीशन जो आप लिखते हो, इफ एल्स में, स्विच केस में, या फिर किसी भी लूप में, जो कंडीशन वाला पार्ट होता है, वो कंडीशनल वाला पार्ट जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर से बनता है। किससे बनता है? एंड देयर आर सो मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स में एक्सप्लेन किया है। आप देखोगे यहाँ पे ए, बी और सी को मैंने कुछ वैल्यू दिया है, 10, 20 और 30, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं यहाँ पे, सपोज मैं ये वाला पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है? ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो ए, तो ए ग्रेटर देन बी ट्रू है कि फॉल्स, जरा बताओ इधर देख के। ए 10 है और बी, तो ए ग्रेटर देन बी बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स? ए ग्रेटर देन सी, हाँ ए ग्रेटर देन सी है क्या? नहीं, ए और सी दोनों इक्वल है, तो फॉल्स। ए लेस देन बी, हाँ ए का वैल्यू बी से छोटा है, ट्रू। बी लेस देन सी, समझा? क्लियर? ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन और इक्वल टू, मतलब ए का वैल्यू एक तो लेस होना चाहिए फिर इक्वल होना चाहिए। ए का वैल्यू एक तो लेस होना चाहिए फिर इक्वल होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए या फिर यहाँ पे लेस है, चलेगा ना, लेस है फिर इक्वल, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ए लेस देन इक्वल टू सी, हाँ ट्रू है ना, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, ट्रू। हाँ अभी ये वाला डिस्कस करते हैं। ए इक्वल टू जो होता है वो इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, मतलब दोनों सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं देखने के लिए। ए इक्वल टू बी मतलब ए और बी दोनों इक्वल है क्या? फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू। ए और सी दोनों इक्वल है क्या? हाँ, और ये नॉट इक्वल टू के लिए है, ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। ए नॉट इक्वल टू सी, समझा क्या? क्लियर? अभी उन्होंने बोला एग्जाम्पल, पहले आप ये सारे ऑपरेटर्स, मतलब ये पूरा टेबल अच्छे से नोट डाउन करना, और एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी एक ऑपरेटर यूज करके एक प्रोग्राम लिख दो। मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है आपके सामने, इफ एल्स यूज किया है, और ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। 2 वेरिएबल्स बनाए, ए बी, वैल्यूज एक्सेप्ट कर लिया, ये कंडीशनल, ये रिलेशनल ऑपरेटर है आपका, ए ग्रेटर देन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट यूज होगा, राइट। सो अगर ए का वैल्यू बड़ा है तो इफ वाला पार्ट मतलब ए इज ग्रेटर प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब बी बड़ा है तो एल्स में हमने लिखा है बी इज, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए सो यूनिट टेस्ट 1 के बाद भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यूनिट टेस्ट 1 के बाद जो बड़े बड़े चैप्टर्स है पूरा कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर होगा, और लास्ट में क्रैश कोर्स होगा, उसमें कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स आना चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तो मैं सेकंड पार्ट भी शेयर करूंगा सबके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन।
थैंक यू।